नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूं ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारत का संपूर्ण संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर 395 सभी अनुच्छेदों का डिटेल वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। आप निश्चित रूप से इस क्लास को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और भारत के संविधान की समुचित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर निश्चित रूप से करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान और भारत के संविधान में हमने अब तक पढ़ लिया है भाग 1 जिसमें हम संघ की बात करते थे, भाग 2 जिसमें हम नागरिकता की बात करते हैं और भाग 3 जिसमें हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम भाग 4 की शुरुआत करते हैं जिसमें हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 36 होना चाहिए, यहाँ 36 से लेकर 51 इसे भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें राज्य को जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो नीति निर्देश दिए गए हैं शासन चलाने के लिए, उसका वर्णन किया गया है कि किस अनुसार एक राज्य अपना शासन व्यवस्था संचालित कर सकता है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारत स्टडीज टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। इन अनुच्छेदों में राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित की जा सके। ये तत्व अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन इन्हें संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ जोड़ा जाता है। आइए प्रत्येक अनुच्छेद को संक्षिप्त में समझते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक, इसे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से मौलिक अधिकार में हम देखते थे कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता था तो हम डायरेक्ट न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट आपको सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, संविधान के बहुत सारे अन्य प्रावधान हैं जिसके माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। तो आइए अनुच्छेद 36 हम देखते हैं। अनुच्छेद 36 में परिभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा देता है। इसमें राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और राज्य विधानसभाएं, इसके अधीनस्थ सभी संस्थाएं शामिल हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिभाषा दिया गया है और कुछ भी विशेष अनुच्छेद 36 में नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है अनुपालन का महत्व। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन आवश्यक है और ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्माण में इनका पालन करना आवश्यक है। देखिए, अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया तथा
विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 37 का है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 38 की ओर। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण के बारे में बात करता है। राज्य को जनता के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशित हो। देखिए, अनुच्छेद 38 में 2 खंड है। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जन कल्याण लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है और इसमें 2 खंड है। अनुच्छेद 38 का क है और अनुच्छेद 38 का ख है। तो अनुच्छेद 38 का जो क है वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। और अनुच्छेद 38 ख कहता है कि आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। यह जो है सो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें अनुच्छेद 38 ख को जोड़ा गया। यह 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसे ऐड किया गया है। 1 मिनट, इसको जरा हटा ले। आइए हम देखते हैं अब अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान न्याय और समाज का कल्याण। ये अनुच्छेद 39 कहता है राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी नागरिकों के पास समान साधन हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, और संपत्ति का स्वकेंद्रण न हो सके। कहा गया है कि जो भी संसाधन है उसका वितरण किया जाए। संसाधन का स्वकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सभी संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही आ जाए। देखिए, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीतियां, सिद्धांत जो भी 39 में है वो है पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया जाए, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण हो, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध किया जाए। मतलब कि उसका जो अहितकारी केंद्रीकरण है वो नहीं होना है। इसमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को इसी के अंतर्गत बनाया गया है। 1976 इसमें जो है अनुच्छेद 39A1 है वो कहता है कि न्याय तक समान पहुंच, यानी कि न्याय के लिए सभी का जो पहुंच है वो समान होना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि न्याय तक पहुंच समान हो और आर्थिक एवं अन्य अवरोधों के कारण कोई भी न्याय से वंचित न हो, इसके लिए निशुल्क विधिक सहायक की व्यवस्था की जाए। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आप सुनते होंगे कि सरकार द्वारा जिसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है उसको सरकार अपने खर्चे पे वकील मुहैया कराती है, वो 39A के माध्यम से ही। 39A कहता है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान अवसर के आधार पर न्याय देने व निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। यह 39A का जो है मूल भाव है। जो अनुच्छेद 40 है वह कहता है पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था क्या है? तो राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करना चाहिए और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सशक्त बनाना चाहिए।
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों व प्राधिकार देना ही अनुच्छेद 40 का मूल उद्देश्य है। आपको पता होगा कि जो ग्राम पंचायत है, ग्रामीण व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था, उसमें 3 चरण होते हैं, जिसका सबसे निचला चरण होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आपको पंचायत समिति होता है और फिर जिला परिषद होता है। ये पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 चरण होते हैं। अब हम अनुच्छेद 41 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कि कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य को कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अपंगता के मामले में। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। मूल भाव अनुच्छेद 41 का यही है। अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थिति। राज्य को कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। ये अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा उसकी जो भी सहायता है उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। मातृत्व की जो होती है उसकी भी सहायता करनी चाहिए। ये अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरों के लिए जीविका की पर्याप्त व्यवस्था। राज्य को मजदूरों के लिए पर्याप्त जीविका, उचित जीवन स्तर और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। यह अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 43 में 2 सबसेक्शन भी है, जिसमें से अनुच्छेद 43 क कहता है कि वो है भी, हाँ देखिए 43A या 43 क जो कहता है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी। राज्य को उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित करने चाहिए। और इसी का ख है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन का प्रोत्साहन करना या उसे प्रोत्साहित करना। ये अनुच्छेद 43 का बी है। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिक संहिता का एकीकरण। राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास। गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। जिसे अभी आप सुन रहे होंगे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, तो वह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही आता है। और इसी के अनुरूप अभी भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है कि सभी के लिए एक ही सिविल कोड होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 से आने से पहले अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दे। हम देख पाते हैं कि क्लास तो बहुत लोग देखते हैं, परंतु सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे,
ताकि हमें भी मनोबल बना रहे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जानकारियां लाने का और अच्छे से क्लास को सुचारू रूप से संचालित करने का। इसलिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अनुच्छेद 45 जानते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि बालिका शिक्षा और देखभाल। राज्य को 6 साल के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। यह अनुच्छेद 45 कहता है कि शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की शिक्षा का भी व्यवस्था राज्य को करना चाहिए। इसे 84वां जो 84 संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, आइए अब वो देखते हैं। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा। देखिए, अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए। अनुच्छेद 46 का जो मूल भाव है वो है कि SC, ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना, यह मूल भाव है अनुच्छेद 46 का। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, आइए वो देखते हैं। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर और स्वास्थ्य की उन्नति। राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य दिया गया है। यह अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाया जाए, जीवन स्तर सुधारा जाए तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का यह मूल कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, आइए अब उसको देखते हैं। अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन में सुधार। अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए। मवेशियों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों को संरक्षित करना चाहिए। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 48 में एक सब क्लॉज भी है जिसे अनुच्छेद 48 का क कहा जाता है। उसमें कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास भी राज्यों को करना चाहिए। हाँ, देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। इसमें वही पर्यावरण की रक्षा, सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा का व्यवस्था भी राज्य को करना चाहिए, इस बात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण। राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं की सुरक्षा का कर्तव्य दिया गया है। यह अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक है, संस्थान है और जो वस्तुएं हैं उसका संरक्षण राज्य सरकार करे। अनुच्छेद 50 में कहा गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश दिया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य न केवल कानून का पालन करती है बल्कि समाज में व्यापक न्याय, समानता और कल्याण की दिशा में कार्य करती है। यह अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव होना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न हो, कार्यपालिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो। यह अनुच्छेद 50 का मूल भाव है। और अनुच्छेद 51 जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य का प्रयास यह होना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट है जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना,
राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। यह कुछ पॉइंट थे जो अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 का क, जो कि नेक्स्ट भाग भी है, जिसे भाग 4 का क कहा गया है। उसमें हम नागरिकों का क्या कर्तव्य है इसके बारे में वर्णन किया गया है। अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं अनुच्छेद 36 के लेकर अनुच्छेद 51 तक, ये राज्य के कर्तव्य थे जिसे राज्य अपने स्तर पर पूर्ण करेगा, लेकिन कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जिसे हम अगले क्लास में निश्चित रूप से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। जो बातें समझ में नहीं आई उसे आप पूछिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका उचित समाधान मिलेगा। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।